अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा और मेरे साथ हैं हिना नियाजी। 2 घंटे का आपका और हमारा साथ रहेगा और हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज सबसे पहले तो हम शो में आपको ना नाश्ता करवाएंगे। हमने कराची का नाश्ता करवाया, लाहौर के नाश्ते दिखाए करवाए। आज हम जा रहे हैं पहलवानों के शहर में, क्योंकि गुजरांवाला जो पहलवानों का शहर है वहाँ की सरदाइयाँ मशहूर हैं और वहाँ के जो खाने पहलवान हैं ज़्यादा मशहूर हैं। खाने बहुत ज्यादा मशहूर। अच्छा, पहलवान तो खाते ही खाते हैं, ये आपने सही पॉइंट उठाया है कि वाकई खाने इतने मशहूर हैं। गुजरांवाला के बारे में एक बात जो मशहूर है कि उनको कुछ नहीं मिलता करने को तो वो कहते हैं आओ रोटी खान चलिए। ठीक है, कुछ नहीं करने को मिलता से मुराद ये है कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, लाइक वो मेहमान आ गए हैं या आप कहीं चले गए हैं तो बस जनाब हर वक्त आओ रोटी खान चलिए। ठीक है, तो मेहमान नवाज भी बहुत ज्यादा होते हैं। जमील मेरी एक दोस्त है गुजरांवाला से हैं, बट हैं और वो माशाल्लाह से खाने पीने की बहुत शौकीन है और अक्सर मुझे बट है और फिर गुजरांवाला में तो सोने पे सुहागा हो गया। और मुझे अक्सर वो इनवाइट करती रहती है कि आप गुजरांवाला आए, हम आपको नाश्ता कराएं। और फिर जब मुझे पता चला कि आज हम गुजरांवाला का नाश्ता कराने जा रहे हैं जिसमें पाए जो है वो बहुत। आपने अपनी दोस्त को बताया कि आज गुजरांवाला का नाश्ता करवाएंगे? मैंने उनको बताया कि जी बिल्कुल, जुबैर भट्टी साहब जो है वो गुजरांवाला में आ रहे हैं और वहाँ से हमें बता रहे हैं कि गुजरांवाला में कौन सा नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है। पाए वैसे जमील मुझे लगता है हर जगह पे ही मकबूल है। पाए सबके ही फेवरेट होते हैं, निहारी, पाए, हलवा पूरी। हाँ। है ना, लाहौर में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन समझा जाता है। तो फिर पाए के बगैर तो नाश्ता नहीं होता ना। लस्सी के बगैर भी नहीं होता। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है ना इन सारी चीजों के साथ लस्सी पीना बहुत पसंद करते हैं। अब लाहौर में तो लस्सी चलती है, गुजरांवाला में चलती है या नहीं? गुजरांवाला के लोग कैसे नाश्ता करते हैं जुबैर भट्टी से ही जानते हैं। सेहतमंद रहना है तो नाश्ता अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसी पर गुजरांवाला के जो शहरी हैं वो सुबह सुबह नाश्ता पॉइंट का रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में नाश्ता करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरांवाला क्योंकि एक पहलवानों का शहर है तो यहाँ पर खुश खुराक लोग रहते हैं। सुबह सुबह सिर्फ एक ही काम सबसे पहले करते हैं, वो है नाश्ता। यहाँ पर अमृतसर के जो सिरी पाए हैं वो बड़ी अहम अहमियत के हामिल समझे जाते हैं और साथ साथ हरीसा खाया जाता है, साथ साथ जो निहारी है उस पर भी हाथ साफ करते हैं और लस्सी पी जाती है। साथ साथ जो मुख्तलिफ शाम के जो नान है वो भी जो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नाश्ते के लिए बड़े ज़रूरी समझे जाते हैं। बड़ी तादाद में शहरी जो है घरों से निकलते हैं और नाश्ता पॉइंट का रुख करते हैं। मेरे पीछे भी अभी देख सकते हैं कि नाश्ता पॉइंट पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं, बच्चे हैं, वो निकल रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आते हैं और नाश्ता करते हैं और ताकि वो पूरा दिन अच्छे से नाश्ते के बाद तरोताज़ा रह सकें। जी बहुत ज़रूरी है जी, बहुत अहम है कि आप सुबह जो है वो हार्टी ब्रेकफास्ट करें ताकि सारा दिन हार्टी ब्रेकफास्ट हार्ट टी ब्रेकफास्ट करें ताकि मतलब दिल से नाश्ता करें, दिल भर के नाश्ता करें और सारा दिन सीखता रहता हूं ना यहाँ से। थैंक यू। ताकि आप सारा दिन जो है जिस तरह से मैंने जुबैर भट्टी साहब ने बताया कि तरोताज़ा रहे बिल्कुल और पूरा दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका वो नाश्ता हजम होता रहे ताकि दोपहर में जाके आपको भूख लगे। वरना अगर ब्रेड खा ली या क्रोसॉन खा लिया कुछ इस तरह का नाश्ता करिए 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। अरे अंग्रेजी नाश्ता जो जमील बता रहे हैं ना, क्रोसॉन इतना मुंह टेढ़ा करके, इससे कुछ नहीं बनने वाला। आप लोग और मुंह टेढ़ा करके खाना भी पड़ता है और फिर भी कुछ नहीं बनता। पराठे खाने से दिल भरता है और हमारा एक्सपीरियंस भी तो हो गया है ना ऐसा नाश्ता करने का। हाँ यस। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी मियां वाली की। और भी बहुत कुछ था, वैसे आपने स्किप कर दिया। लस्सी के साथ और भी काफी कुछ था, सैंडविचेस, ऑमलेट्स एंड डोनट्स, वो बाद में उस पर डिस्कस करते हैं ब्रेक में। अभी तो एक और नाश्ता भी खैर पेंडिंग है। जी नाजरीन, हमने आपको गुजरांवाला के नाश्ते के बारे में बताया। अब चलते हैं मियां वाली। मियां वाली वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मियां वाली की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन डेरले मियां वाली का नाम आंदा है तो हिक शहर एरी है और लोगों ने दिमाग जान दिए तो वह है पेशावरी चप्पल। और बहुत सारे लोग समझते पे उस के पेशावरी चप्पल है, उसका नाम पेशावरी चप्पल है तो मियां वाली दे विच क्यों एडी ज़्यादा हो रही है ना एडी ज़्यादा मकबूल है। मियां वाली जो बनती है लोग उस पहनते हैं तो बहुत शौक नाल पहनते हैं। दादा तू वैसे खान साहब पावनी शुरू की अस अपनी जबान इन्होंने खेड़ियां भी आदि लेकिन दादा तू खान साहब इन्होंने पावना शुरू किया बहुत ज्यादा लोगों के विच मकबूल थी गई है। इतनी ज्यादा मुझे नहीं हजम हो रही इस तरह की मुझे बहुत से वर्ड स्किप हो गए बीच में। ये बताएं कि पेशावरी चप्पल में सॉक्स पहननी चाहिए या नहीं? पहननी चाहिए। आपकी अपनी प्रेफरेंस है वैसे अगर पहनना चाहते हैं। आपको पता है शहरों में जब आप सॉक्स पहनते हैं ना पेशावरी चप्पल में, ठीक है, तो जो बेसिकली जैसे मियां वाली है, जॉन से
ऐसे शहर जहाँ पर चप्पल ये लोग पहनते हैं, वो कहते हैं ये क्या बर्गर बच्चे हैं जिन्होंने सॉक्स पहनी हुई है, पहन लेनी चाहिए। वैसे पता क्या होता है पेशावरी चप्पल में, क्योंकि डस्ट वगैरह अगेन आपके पाँव में जाती है और जो थोड़ी सी पीछे से ओपन होती है, उसकी स्ट्रैप एक होती है, तो बेहतर है अगर आप पहन ले। लेकिन अगर आप खुद से में क्यों नहीं पहनती फिर सॉक्स? वो तो मैं कहती हूँ एक फैशन मिस्टेक है, फैशन के अगर उससे देखें तो फैशन मिस्टेक है। अच्छा नाज़रीन, कल हमने आपको खुस्से दिखाई और खुस्सों की वैरायटी दिखाई, खवातीन की बात हुई थी, तो लड़ झगड़ कर आज जो है ना वो मर्दों की बात की जाएगी पेशावरी चप्पल, लाइक लड़कों के ट्रेंड्स पे बात हो। ऐसा नहीं होगा कि इस शो में जो है ना सिर्फ खवातीन के ट्रेंड्स की बात होगी। वो मर्द हजरात बॉयज जो कि ये वाले ट्रेंड्स भी जानना चाहते हैं कि मर्द हजरात के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो पेशावरी चप्पल का आज हमने फिर डिसाइड किया। और मियाँ वाली जी, मियाँ वाली से मंसूर खान हमें बता रहे हैं कि किस तरह के पेशावरी चप्पल लोग पहनना पसंद करते हैं, पेशावरी चप्पल की हिस्ट्री क्या है। ओवर टू यू मंसूर खान। जी शुक्रिया। यहाँ पर मियाँ वाली में पेशावरी चप्पल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और यही वजह है कि यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं पेशावरी चप्पल की। पेशावरी चप्पल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो चप्पल है ये सबसे पहले कप्तान चप्पल के नाम से मशहूर हुई जब इमरान खान ने ये चप्पल पहनी, और तकरीबन इमरान खान साहब जो है ये चप्पल शुरू से ही पहनते हैं, लेकिन जब इनकी सियासत का अरूज हुआ तो उस वक्त ये चप्पल मशहूर हो गई। और ये ना सिर्फ मियाँ वाली में तो पहले भी मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे मुल्क में फैल गई और ये इस वक्त पाकिस्तान भर में पेशावरी चप्पल इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर पेशावर के बाद फिर मियाँ वाली भी इस पेशावरी चप्पल का गढ़ समझा जाता है। तो यहाँ के जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पेशावरी चप्पल को। आज हम एक दुकान पर मौजूद हैं, दुकानदार से बात भी करवाएंगे और पेशावरी चप्पल भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पेशावरी चप्पल जो है कब से आपकी दुकान है और क्या सूरत हाल है इसके फ़रोख्त के हवाले से? सर तकरीबन इधर से 18 साल तकरीबन हमारे इधर हुए, पहला अभाव था, अभी हम आए तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा है, गुजारा होते हैं और इसका अल्हम्दुलिल्लाह पायदारी भी है। अच्छा, ये एक जो चप्पल है पेशावरी चप्पल, अगर ये कितना अरसा तक इस्तेमाल हो सकती है? ये इंशाल्लाह जो जिसने भी लिए तकरीबन साल 1.5 साल, इस तरह समझो कि सर्विस से तकरीबन 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार का बंदा लेते हैं ना, उससे 100% 1000-1200 वाला ज़्यादा चलते हैं। इसकी कीमतें फिर क्या हैं? एक मकसद है आप कम से कम कीमत भी बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नाजरीन को भी बता दें कि इस वक्त ये जो कीमतें हैं क्या चल रही हैं। तकरीबन नॉर्मल 1200 से लेकर हाई जो है ना 2500 तक 2600 तक बेहतरीन कीड़ी मिलते हैं। और आपने यहाँ पर दुकान बनाई हुई है, आप पेशावर से आए हैं, कहाँ किस इलाके के आप रहे? तकरीबन इधर 25-26 दुकानदार है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा जो है ना बाजोड़ कर आयशी है। अच्छा, तो यहाँ पर कारोबार अच्छा है? कारोबार बस शुक्र है, रिज़्क अल्लाह देते। अच्छा, इधर मुकद्दर से यहाँ पर आए हुए? तकरीबन 25 साल हो गए तकरीबन। हमारा उम्र तो कम है लेकिन पहले चाचा था, फिर अभी हम आए तो सिलसिला चल रहे, शुक्र है। अच्छा, तो ये दुकानदार थे, इनके मुताबिक ये यहाँ पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी हैं और यहाँ पर 25 साल से ये आबा अजदाद के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये पेशावरी चप्पल का कारोबार कर रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर इसकी सेल होती है और 25 साल से ये यहाँ पर ये पेशावरी चप्पल की ये जो दुकान है ये चला रहे हैं। इनके मुताबिक ये जो पेशावरी चप्पल है, आप कोई इंतहाई कीमती शूज़ भी ख़रीद लें तो उसकी निस्बत ये इसका जो म्यार है, ये इसका जो ताक है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अरसा तक ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा वैसे भी कप्तान की पसंदीदा ये जो चप्पल है ये कप्तान की पसंदीदा है, तो PTI के जो कारकुन हैं वो तो ये लाजमी ख़रीदते हैं। तो मियाँ वाली के जो शहरी हैं वो भी ज़्यादातर पेशावरी चप्पल इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें कोई शक नहीं है, हमारा ये एक ट्रेडिशनल एक फुटवेयर है और इसकी इतनी वैरायटी है। अच्छा, पेशावरी चप्पल ज़्यादा इसको इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती है ये। और कप्तान की फिर बात की आपने, तो ये बात भी सही है मंसूर के कप्तान की पसंदीदा है। अच्छा, कप्तान की जो कि पसंदीदा है तो इसलिए बहुत से और लोगों की भी पसंदीदा है क्योंकि वो कप्तान की पसंदीदा है। ठीक है, तो अच्छा हिना, मियाँ वाली को मियाँ वाली क्यों कहते हैं? मैं मियाँ वाली हूँ नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। मैं मियाँ वाली हूँ नहीं। नहीं, मियाँ वाली में There's a pun on this word. मियाँ वाली में नहीं हो या मियाँ वाली नहीं हो? दोनों नहीं हूँ। ना मियाँ वाली में है ना अभी मियाँ है, तो इसलिए हिना को नहीं तो पता। मुझे नहीं पता। अगर आपको अगर पता है कि मियाँ वाली को मियाँ वाली क्यों कहते हैं, मियाँ वाली शहर की हिस्ट्री क्या है, तो आप हमें ज़रूर बताइए, लिखिए, फिर हम अपनी पूरी रिसर्च के बाद आपको बताएंगे
कि मियाँ वाली को मियाँ वाली क्यों क्यों कहा जाता है? कहते हैं, बिल्कुल जी, इंटरेस्टिंग अच्छा, सवाल अब मुझे था अब वैसे। एक और सवाल का जवाब जी, दें। जी, जरूर। आपको शोल्डर शॉप्स का पता है? शोल्डर शॉप, शोल्डर शॉप्स बड़े ट्रेंड और ये वो बड़े क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, बहुत अवेयर हैं आप। दिस इज गुड। नहीं तो ये शोल्डर शॉप शोल्डर शॉप। पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में ही है सिर्फ। अच्छा, यस, पाकिस्तान की इजाद है ये शोल्डर शॉप। वो कौन सी शॉप से भाई? अब ये शोल्डर शॉप मैंने आज सुना है। कंधे वाली दुकान, कंधा, उस दुकान को कंधा दिया जाता है। नहीं, आई एम लिटरली क्लूलेस अगेन, मुझे नहीं पता। मतलब ये तो कोई बहुत टेक्निकल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। अच्छा, शॉप्स होती है ना, शॉप्स तो बिल्कुल ठीक होती है, हैं। शॉप में आप गई, इसमें बिकता क्या है? शॉप- चलो हिंट दे दो। जो मर्जी बेच लें, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी, खाने पीने वाला, पहनने वाला, कुछ भी। दिस इज सो ट्रिकी, इतना मुश्किल सवाल कहाँ से ढूंढ निकाला है सुबह सुबह जमीन? वाकई शोल्डर शॉप का नहीं पता? नहीं पता। आए फिर अमन से जानते हैं। ओवर टू यू अमन परवेज। जी जमील, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। और वैसे भी जो शॉपिंग है सर्दियों की, आप मार्केट से करते होंगे, ब्रांड से करते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मार्केट के बाहर, जहाँ पर आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ शोल्डर शॉप वालों से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी जो चीज़ें सेल करते हैं, जिसमें कोट्स आते हैं, जैकेट्स आते हैं, स्वेट शर्ट्स आती हैं, स्वेटर्स आते हैं, इवन की सॉक्स भी आती हैं। वैसे तो हम मार्केट के बाहर रेडियाँ वगैरह देखते ही हैं, लेकिन ये शोल्डर शॉप वाले जो हैं, इनकी कोई शॉप नहीं होती है, इनको कोई शॉप का किराया वगैरह नहीं देना पड़ता है। और ये जितना भी सामान लेकर आते हैं, चाहे वो उनकी ज़ुबान में कहें तो ये लंडे का माल है, चाहे कोई अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वो सस्ते दामों में हमें बेचते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये मार्केट की निस्बत हमें जो चीज़ें हैं, अपनी स्वेटर हो गए, कोट हो गए, कितने का बेचते हैं और इनकी क्या क्वालिटी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा कि जो आप जैकेट वगैरह सारी बेच रहे हैं, और चूंकि यहाँ कोई दुकान वगैरह नहीं है आप लोगों की, और आप अपने जो है कंधों पर रखकर सारी चीज़ें बेचते हैं, तो आपको इस चीज़ में कितना प्रॉफिट होता है और आप क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं? ये जो चीज़ें होते हैं ना, इसमें असल जो दुकानों वाला लोग होते हैं, दुकान का एक तो बात ये है कि दुकान वाला का किराया होता है ज़्यादा, वो किराया का पैसा भी इसमें निकालते हैं। और मिसाल और असल बात यह है हमारा चीज़ का और उसका थोड़ा फ़र्क भी होते हैं। उसका ओरिजिनल चीज़ होती है, हमारा ज़्यादा लुंडा होते हैं, कबाड़ी चीज़ होती है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ हम लोग लाते हैं जो वो लुंडे का माल होते हैं। तो इसकी वजह से हमारा माल जो होता है ना वो सस्ता होते हैं, उन लोगों का माल जो होता है ना अच्छा होता है। इसकी वजह से उनके दुकानों का किराया भी होता है। हमारा खंदों का मजदूरी है, खंदों की वजह से जो है ना हमारा दुकानदारी तो है नहीं, ठिकाना तो है नहीं, घूमने फिरने का। अगर 100 रुपये भी बच जाते हम लोग बोलते हैं चलो बस दे देते हैं। उन लोगों का तो किराया होते हैं, किराए की वजह से वो अगर 200 रुपया कमा लेगा तो फिर भी जो है ना उसको वारा नहीं कहते। जी पठान भाई, क्या बेच रहे हो? ये कोट बेच है जी, इधर आया कोट बेच रहे, इधर मार्केट में घूम रहे कोट बेच रहे जी। अच्छा, और क्या कीमत है इनकी? इनका कीमत है अलग अलग कीमत है जी, एक रेट नहीं है। 1800 2000 मतलब लगा 1000 रुपये 150 रुपये ऐसा है। जो अच्छे वाला होता है उसका रेट महंगा ही होता है, जो सस्ता होता है ना उसका रेट सस्ता ही होता है फिर जी। ठीक है। और मुझे ये बताओ कि जो आपका आप सिर्फ कोट ही बेचते हो या बाकी और चीज़ें भी बेचते नहीं और चीज़ें नहीं बेचते, कोट ही बेचते बस जी। हो? हम बात करते हैं शहरी से जो इस वक्त इनसे कोट ख़रीदने आए हुए हैं और थोड़ी देर पहले चेक भी कर रहे थे। उनसे जानते हैं कि उनको कौन सा कोट पसंद आया है और वो कौन सा ख़रीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आप इनसे कोट खरीद रहे थे, मैंने भी आपको देखा, तो आपको यहाँ से आप पहले भी खरीदते हैं या पहली दफ़ा? पहले भी खरीदते हैं यहाँ से। और इनकी अच्छी क्वालिटी के बने मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं, मार्केट से हिसाब से ना अच्छी रेट पे मिल जाते हैं। और मतलब कि जब आप खरीदते हैं, जैसे इन सर्दियों में आपने ख़रीदा, तो कितना सीज़न चल जाता है? मतलब उनकी जो क्वालिटी है ये तकरीबन 1-2 सीज़न चल जाता है। चल जाता है। और इनकी क्या कीमतें, मतलब मार्केट के रेट के हिसाब से कंपेरिजन करें? मार्केट के हिसाब से कम है। कम है। और मतलब अभी आपने ये वाला कोट पसंद किए तो इन्होंने आपको क्या कीमत बताई? इसने 2000 रुपये बताया, और आपने इनको क्या? मैंने 1500। मतलब कि आपने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की है। मुझे लगता है कि आपको 1500 में आसानी से दे ही देंगे। आसानी से दे देंगे ऐसे ही। तो आप अपने घर वालों के लिए भी इनसे शॉपिंग करके लेकर जाते हैं या सिर्फ अपने लिए? सिर्फ अपने लिए अभी तो की है, घर वालों के लिए भी करेंगे फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।
जी जमील, जैसा कि आपने देखा कि हमने इनसे बात वगैरह की है और सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इनके पास जो कोट्स थे और जैकेट्स थी, पफर जैकेट्स थी, ख़वातीन की चीज़ें भी ये लोग सेल करते हैं जिसमें केप शॉल्स, स्वेटर्स और सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर ये लोग होते और तो मैं इनसे ज़रूर ख़रीदती। अमन, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इन लोगों से बात करना, और ख़ास तौर पर जो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं उनसे भी व्यूज़ और रिव्यूज़ लेना ना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो शोल्डर शॉप वाले हैं ना, ये हमारे हीरो हैं। मैं बिल्कुल भी इस सोच का मालिक नहीं हूँ कि तनकीद की जाए और इस तरह की चीज़। देखें, अगर आपको आपकी जेब के हिसाब से अगर शोल्डर शॉप से एक सस्ती चीज़ मिल जाती है और वही चीज़ लेट्स से 1000 रुपए की है और वो किसी शॉप में पड़ी है और वो आपको 3000 की मिल रही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप बाहर से खरीद लेते हैं तो। बिल्कुल। हमारे ये जो स्टैंडर्ड्स और ये चीजें जो हमारे अंदर सिरायत कर गई है ना। अच्छा जमील, हम लोग शायद बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। अगेन, ब्रांड कॉन्शियस होना बुरी बात नहीं है, चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन कि अगर आपका जेब इजाजत देता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी प्रेफरेंसेस में ब्रांड्स आते हैं तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके बावजूद भी आप ख्वाहिश रखते हैं, तो ये बहुत अच्छे रीजनेबल ऑप्शंस हैं। और अच्छा, आपने जो ये कहा कि अगर जेब इजाजत नहीं देती फिर भी आप ब्रांड्स की तरफ भाग रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग बिल्कुल भी। और आप चाहे ब्रांड पहन लें, बिल्कुल। अच्छा जमील, मुझे लगता है कि ब्रांड्स का एक और भी वो है कि अगर आपने महंगा ब्रांड पहन लिया है, आपको कैरी नहीं करना आ रहा, आपको अच्छे तरीके से उसको पहनना नहीं आ रहा, तो उस ब्रांड का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है आप किसी लोकल मार्केट से जाके कोई भी अच्छी सी चीज़ खरीदें, सस्ते में खरीदें, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से कैरी करते हैं, अच्छे से आपको पहनना आता है, कैरी करना आता है, दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स। तो ये ब्रांड्स की दुनिया से बाहर निकलें। अगर आपका जेब अगैन इजाज़त देता है तो ज़रूर खरीदें, अगर जेब इजाज़त नहीं देता तो फजूल खर्चे की तरफ मत जाएँ और इतने महंगे शौक ना पालें। ये वाला जो क्लिप है ना, ये बार बार सोशल मीडिया पर शुरू से हिना न्याजी ये पैगाम दे रही है कि ब्रांड्स के पीछे मत भागे, कौम के नाम अहम पैगाम। हिना न्याजी इसको जो That is what I actually believe. If you cannot afford a certain brand, do not go for it. जोक्स अपार्ट, अगर आपकी ये मैं 7 लाख का ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकती, बैग नहीं अफोर्ड, मैं नहीं लेती यार, मैं नहीं पहनती जी, 500 वाला ले लेती हूँ। हम कोई और बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम सैयद वकार अजीम साहब की बात करेंगे जिनकी आज बरसी है। अदीब, नकात, मौखिक प्रोफेसर सैयद वकार अजीम 15 अगस्त को भारत के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीटी किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जामिया दिल्ली से तदरीस का आगाज़ किया। इसी दौरान हुकूमत हिंद के सरकारी अदबी जरीदे आज कल के वो मुदीर हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 में वो लाहौर चले आए और नकूश की अदारत संभाली और बहुत सी कुतुब लिखी उन्होंने और इंटर कॉलेज लाहौर में उर्दू के लेक्चरर भी मुकर्रर हुए। 1970 तक इसी कॉलेज से वो वाबस्ता रहे। इसी दौरान इकबाल एकेडमी, मरकज़ी उर्दू बोर्ड, मजलिस तरक्की अदब, मजलिस ज़बान दफ्तरी और जामे पंजाब के शोबा व तसनीफ़ तालीफ़ में भी खिदमात अंजाम देते रहे। बिल्कुल जी। और अब देखते हैं एक कंप्लीट रिपोर्ट हमारी टीम ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। ब्रेक प्रोड्यूसर आपने फौरन से बताया। लेते हैं ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। और थोड़ी बात करेंगे हम तोशा खाना केस की। तोशा खाना से जो चीज़ें बेची गई इमरान खान साहब के हवाले से, उसमें एक जो नई चीज़ सामने आई है, दुबई में मुकीम कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने यह दावा किया है कि पीटीआई हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तोहफे में दी गई एक महंगी घड़ी 20 लाख डॉलर में फ़रोख्त की, जिसकी मालियत 2019 में तकरीबन 28 करोड़ रुपए थी। अब उमर फारूक ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये सारी तफसील बताई। उन्होंने बताया कि मार्च 2019 में साबिक वज़ीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि उनके पास घड़ियों का एक सेट है और अगर मैं दिलचस्पी रखता हूं तो मैं फराह खान से रब्ता करूं क्योंकि उन्हें मदद की ज़रूरत है और इन असासों के लिए कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा। ये उन्होंने इंटरव्यू दिया सारा। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद एक नई बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। एक जंग छिड़ चुकी है ट्विटर और चैनल्स पर भी, क्योंकि पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आता है और फिर उसके बाद
पीडीएम की जो जमातें हैं, नून लीग की point जानिब of से, view मुख्तलिफ आता है। बुज़रा और रहनुमाओं की जानिब से जी। बड़ी तनकीद की जा रही है। बिल्कुल। और सारे जमील, मामले मुझे लगता है कि एक घड़ी की वजह से खान साहब मुश्किल की घड़ी में ही फंस गए हैं वैसे, मतलब एक घड़ी का मामला है। चलिए जानते हैं जी, इस मामले पर बात करते हैं नसीम सदीकी साहब से, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग नसीम साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम ठीक-ठाक। साहब, अगर खान साहब सादिक और अमीन हैं, इतने ही सच्चे हैं, तो ये सारे मामले को मीडिया पर आकर क्लियर क्यों नहीं करते और रसीदें क्यों नहीं दिखाते? देखिए, बात यह कि कल हमारी मुलाकात हुई इमरान खान साहब जी। से जमान पार्क में, और हमने ये उनसे पूछा। उन्होंने कहा एक तो जो तोशा खाना से मैंने जो भी चीज़ खरीदी है वो तोशा खाना के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से खरीदी है, अगर वहाँ पर कोई बेकायदगी हुई है तो मुझे कोर्ट में ले जाए। और उन्होंने दूसरा कहा कि ये जो घड़ी बेची गई थी ये इस्लामाबाद में एक शॉप है, हमने वहाँ पे बेची थी, और जो पैसे हमें मिले थे उससे हमने बनी गाला की सड़क बना दी। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये बिल्कुल, ये शख्स जो उमर फारूक है ये टीवी पे आके झूठ बोल रहा है। और उन्होंने कहा कि हम निजी चैनल और उसके एंकर के खिलाफ लंदन में, दुबई में और पाकिस्तान में केसेस भी करेंगे। तो उनका ये कहना था कि तो तोशा खाना की जो स्टोरी बना रहे हैं ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जी अच्छा, सदाकत क्या है ये खान साहब ने शेयर किया आपके साथ मुलाकात में? और केसेस की बात जो उन्होंने की, बाकायदा इमरान खान साहब ने ट्वीट करके बताया कि इस इदारे और इस एंकर के खिलाफ मैं लंदन में भी केसेस करूंगा, पाकिस्तान में भी। तो क्या ये पॉसिबल है वैसे केसेस करना? जी जी बिल्कुल, आप लाइबल केसेस कहीं पर भी कर सकते हैं अगर आपकी शख्सियत पे कोई इस किस्म की बात आ रही है। पहले भी इस तरह हुआ है कि लंदन में दो निजी चैनल आपस में उनका टकराव था, और वो एक कुर्सी के ऊपर एक नाम रख के जो है वो एक प्रोग्राम किया करते थे जो कि लंदन में ऑन एयर होता था। तो जब उसकी ऑफकॉम में शिकायत की गई तो उन्होंने बिल्कुल उस पर एक्शन लिया और दूसरे चैनल को भारी जुर्माने जो है अदा करने पड़े थे। तो बिल्कुल वहाँ पे कानून की पासदारी है, और कोई भी इस किस्म की चीज़ होती है तो उसका कोर्ट्स जो है वो जल्द अज जल्द फैसला करते हैं। नसीम साहब, इसीलिए फिर वो जो निजी चैनल है उसका जो लंदन एडिशन है अखबार का, उसमें फिर ये खबर नहीं थी कल, क्या यही रीज़न है? बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान में चैनल चल रहे हैं और जब इनके कोई इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं तो वो वहाँ पे ऑन एयर नहीं किए जाते, मोस्टली टॉक शोज, क्योंकि अब टॉक शोज में कई दफ़ा ऐसी बातें हुई हैं। जो एक्स मिसेस थी इमरान खान की, उनके बारे में भी बात हुई, उन्होंने भी केस किया, वो भी जीत गई। तो अब टीवी चैनल्स वहाँ पे बड़ी एहतियात करते हैं कि जो खबर वो उन्हें पता होता है कि ये इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, वो वहाँ पे ऑन एयर करते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, ये अचानक से ये जो उमर फारूक ज़हूर हैं, कहाँ से कैरेक्टर सामने आ गए? और ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में भी मतलूब हैं और भी बहुत सारे ममालिक में जो है ना ये मतलूब हैं, काफ़ी जराइम में भी ये मुब्तला हैं। तो क्या कहेंगे, अचानक से कैरेक्टर कैसे सामने आ गया इनका, और क्या इसमें हकीकत है ना? ये इस किस्म के कैरेक्टर जो है ना वो अचानक से सामने नहीं आते। अगर आपको याद हो कि इसी चैनल के ऊपर बताया गया था कि ये बहुत बड़े फ्रॉड केस में नॉर्वे में मतलूब है। उसके बाद जो एक अदाकारा है सोफिया मिर्ज़ा, उनकी जो बच्चियां थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन उमर फारूक साहब जो है वो फेक पासपोर्ट के ऊपर जो है उन बच्चियों को दुबई ले गए, तो उनके ऊपर ये केस भी चल रहा था। और आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब ने, जो इनका नाम है, वो इंटरपोल की लिस्ट में डलवाया था। तो ये अचानक से तो सामने नहीं आया। आपको पता है जिस तरह इस वक्त हमारे मुल्क में पोलराइजेशन है सियासी पार्टियों के दरमियान, तो एक दूसरे के खिलाफ लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और ये करैक्टर भी मेरे ख्याल से इसी किस्म का, जिसके अपनी रेपुटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बताता चलूँ कि ये 18 बहन भाई हैं और ज़्यादातर ये नॉर्वे में रिहाइश पजीर रहे हैं, और नॉर्वे में भी इनके खिलाफ फ्रॉड के और बैंक से पैसे वगैरह लेके वापस ना करने के इस किस्म के केसेस हैं। इसका मतलब है विलन का करैक्टर सही नहीं चूज किया गया नसीम सिद्दीकी साहब। बस वो आजकल सियासत में आपको पता है कि कारतूस खुश हो जाते हैं, कभी किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, कभी किसी से इस किस्म के बयान दिलवाने होते हैं। लेकिन मैं जमील आपको एक बात बताऊं कि हमारे मुल्क में जो आवाम सोचती है इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, हम ये देखते हैं कि मीडिया ट्रायल ज़्यादा होते हैं, लोगों की इज्जत ज़्यादा उछाली जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही ट्रेंड चल रहा होता है। अगर तो कोर्ट फैसला करें और बताएं कि कौन मुल्जिम है, कौन मुजरिम है, किसी के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, सच्चा है, झूठा, नहीं तो इस तरह लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल। नसीम साहब, वैसे घड़ी बेचना ये गैर कानूनी तो नहीं है ना? देखिए, बात तो मॉरल वैल्यूज़ की आ जाती है कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और अगर आप बाजार में जाके, लेकिन मैंने तो अक्सर ये देखा है कि लोग मजबूरी की वजह से अपने गोल्ड मेडल्स वगैरह भी बेच देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, और शायद वो रिग्रेट भी इस बात को करते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि खान साहब दूसरी तरफ से पैसा, यानी कि उनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो उन्होंने देखा कि इतना महंगा गिफ्ट मुझे मिला है। और उनकी पहले भी आदत रही है, अगर आपको याद हो शारजा
में एक दफ़ा वो मैन ऑफ द मैच बने थे, तो उनको एक गाड़ी का गिफ्ट दिया था। ये मैं आपको 80s की बात बता जी, रहा बिल्कुल। हूँ। उस वक्त नहीं, वो गाड़ी जो है वो उस वक्त गाड़ी बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो उन्होंने फौरी तौर पे वो गाड़ी जो है वो अब्दुल कादिर साहब को जो है वो गिफ्ट कर दी थी। तो मतलब वो क्योंकि उनको बड़े बड़े गिफ्ट मिलते रहते हैं, वो अपनी ज़ात पे कोई इतनी चीज़ें लगाते नहीं। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले ब्रांडेड चीज़ों की बात कर रहे थे, जिस लेवल के इमरान खान साहब सेलिब्रिटी रहे हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ब्रांडेड चीज़ें पहने नहीं देखी। वो कप्तान चप्पल जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो पहनते हैं, आम सा शलवार कमीज़ वो पहनते हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इतना महंगा गिफ्ट है, अगर इसको मैं बेच के, और उसकी उन्होंने कीमत अदा की लीगली जो तोशा खाना में होती है। अच्छा, तोशा खाना का जमील मैं आपको एक तरीक़ेकार बता दूं कि जब गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट पैक होता है, आपको पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है। वो जाके तोशा खाना में जमा करवा दिया जाता है, फिर तोशा खाना वाले बताते हैं कि सर आपको फलां घड़ी मिली है। वो पूछते हैं कि अगर आपने ख़रीदनी है तो हम इसकी मार्केट वैल्यू, जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप प्लॉट खरीदने जाएं तो 2 करोड़ का होगा, लेकिन जब आप टैक्स जमा कराने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये डीसी वैल्यू इस प्लॉट की 30 लाख रुपए है। ऐसे ही है। तो ये सारा सिस्टम है। मेरे ख्याल से खान साहब ने अगर वो घड़ी बाय की है, परचेज की, तो उसमें गैर कानूनी काम कहीं पे भी नहीं है। अगर हुकूमत भी मीडिया ट्रायल छोड़ के अगर कोर्ट में ले जाए तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, मैं नसीम सिद्दीकी साहब इसी तरफ आना चाह रहा था कि गुज़श्ता अदवार में भी जितने भी वज़ीर आज़म आए, क्या उन्होंने तोशा खाना से कभी कुछ बाय नहीं किया? ये तो एक कानूनी अमल है। और अभी तो पीटीआई की जानिब से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हमने तो उसकी कीमत 25% से बढ़ाकर 50% कर दी और 50% पे हमने वो चीज़ें खरीदी, और वो जब खरीद ली चीज़ तो वो आपकी मलकियत है, उसके साथ आप जो मर्जी करें। जी जमील, सवाल मेरा ये है नसीम सिद्दीकी साहब, आप उसमें ऐड कर लें कि क्या इस पर कोई ऐसा कानून बनने की ज़रूरत नहीं है तोशा खाना पे कि या तो आप वहाँ से खरीदारी जो है वो बंद ही कर दें, खत्म कर दें इस कानून को, अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो? जमील, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और बिल्कुल जो साबिक वज़राए आज़म रहे या उसके अलावा भी जो डिग्नेटरीज, इसके अलावा भी मतलब सियासतदानों के अलावा भी तो डिग्नेटरीज जाती हैं ना दौरों पर, उनको भी गिफ्ट मिलते हैं, और उनको सिर्फ इस वजह से गिफ्ट मिलते हैं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं या पाकिस्तान के किसी बड़े ओहदे के ऊपर फाइज होते हैं। यानी कि वो गिफ्ट बेसिकली पाकिस्तानी होने के नाते आपको नहीं मिलता, हुकूमत में होने के नाते आपको मिलता है। तो होना तो ये चाहिए कि आप वो गिफ्ट ला के कौमी ख़जाने में जमा करा दें, और उसकी ओपन ऑक्शन होनी चाहिए जिसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स ये हिस्सा ना ले सके, आम आवाम और बिजनेसमैन उसमें हिस्सा लें। आपको जो भी उससे रकम मिलती है वो आप कौमी ख़जाने में जमा कराएं। तो ये रूल्स ख़त्म करने चाहिए। अच्छा, एक यहाँ बात आपको बताता चलूँ, ये जो तोशा खाना में सामान आता है उसमें अगर कोई गाड़ी गिफ्ट में मिलती है तो रूल है कि आप वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, नॉट एट ऑल। वो फॉरेन ऑफिस के स्क्वाड में शामिल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई एंटीक्स भी मिलती हैं उसको भी आप किसी सूरत परचेज नहीं कर सकते। लेकिन आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर मुमलिकत थे, उन्होंने अपने दौर में वज़ीर आज़म उस वक्त के यूसुफ रज़ा गिलानी से अमेंडमेंट करवाई थी और 2 मर्सिडीज़ और 1 BMW अपने घर ले गए थे। बिल्कुल। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब, वाकई आपकी बातों से काफ़ी कुछ याद आना शुरू हो गया है, और टाइम चूँकि कम है और बड़ी अच्छी डिस्कशन है। अगर हम इसी तरह लाइटर मोड में करते रहे कि किसने गाड़ियाँ रख ली, कभी हार गुम हो जाते थे, और कानून साजी का जो अमल है वो अपने हिसाब से अपनी अपनी मंशा के तहत उसमें तरमीम कर ली जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। कुछ पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस नहीं देना चाहता, आप पहुँच जाएंगे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ नसीम साहब। तो कुछ घंटों के लिए जो है वो उस इंपोर्ट पर से पाबंदी हटाई गई, फिर उसमें अमेंडमेंट करके उसकी टैक्स कीमत कम की गई, और पाकिस्तान में कुछ गाड़ियां भी आईं। बिल्कुल। तो आपने जो जिक्र किया तो मैं कतर पहुंच गया था। कोई ना कोई जी बोले। आप देखिए कि जो भी गवर्नमेंट में है वो अपने हिसाब से कानून में तरमीम कर लेता है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सारे मामले का नसीम सिद्दीकी साहब, उसमें मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट इस पर अदालत जा सकती है, या इमरान खान के खिलाफ ये जो घड़ी चोरी की बात कर रहे हैं या फिर उसको बेचने की बात कर रहे हैं, क्या इसको कुछ प्रूव कर सकते हैं? वो क्या ये साबित कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने ये घड़ी बेची, किसको बेची, कानूनी पहलू क्या है इसका? देखिए जमील, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इसका जो पहला हिस्सा था उसका जवाब ये है कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर ये कौमी असेंबली में पहुंचते हैं और वहाँ पे हुकूमत फॉर्म करते हैं। अब मुझे बताइए, अवाम को कोई भी हुकूमत हो क्या रिलीफ देती है? अवाम तो बेचारी महंगाई से
मर रही है, बिजली के बिलों से मर रही है, बच्चों की स्कूल फीसिस से मर रही है, और ये अपने लिए वहाँ पे सहूलतें पैदा करते हैं। हालांकि ये मतवल या बड़े अमीर घरानों से आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लालच ख़त्म नहीं होती। आपने जिस तरह बताया कि गाड़ियों, वो BMW का केस था, BMW की गाड़ियों का 2 घंटे के लिए SRO आया था, उसके बाद जब गाड़ियाँ क्लियर हो गई, तो ये देखिए ये मेंटेलिटी है इनकी। दूसरी बात जो आपने की अदालत की, बिल्कुल अगर उन्होंने इमरान खान ने कोई गैर कानूनी बात की है तो आप अदालत में जाएं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे जवाब दर जवाब देने वाली बात होती है कि लंदन में जिस तरह एवन फील्ड के बाहर लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के घर के बाहर, तो वो एक बदले की आग भी होती है कि दूसरे जो सियासतदान हैं, ओपोनेंट्स हैं, उनको भी इस तरह की आवाज़ें लगाई जाए। और अगर इसमें कोई चीज़ सच्चाई होती या कोई डीप चीज़ होती तो ये अदालत में जाते। ये तोशाखाना केस जो अपना इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए हैं, उसमें भी यही था कि इन्होंने इसकी डिक्लेरेशन नहीं थी, लेकिन कल एक खान साहब ने हमें ये बताया कि उन्होंने जो घड़ी बेची है उसकी रसीद भी उनके पास है, और वो रसीद उन्होंने FBR में टैक्स पेमेंट जो अपनी की है उसमें वो भी जमा करवाई है। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमने ये घड़ी जो है इस्लामाबाद में बेची। लेकिन जमील, मेरा ख्याल है कि हुआ ये कि जिस डीलर को इस्लामाबाद में बेची गई वो फिर शायद दुबई ले गया और उसने थोड़े महंगे दामों पे वहाँ पे जो है वो घड़ी बेच दी है। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान में कभी भी सच्चाई सामने नहीं आती, मीडिया ट्रायल होता है और बात ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कोई दूसरा केस सामने आ जाता है और उसके ऊपर बात होना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने जो इस्लामाबाद में घड़ी बेचने की बात की, वो अंदर की खबरें आ भी नसीम सिद्दीकी साहब यही रही हैं कि इस्लामाबाद में बेची है घड़ी, उसके बाद दुबई गई है और दुबई में 3 बार फरोख्त हुई है, और एंड में जो है वो फिर उमर फारूक साहब ने उसको खुद बाय किया। उनके पास आई नहीं थी ये बिकने के लिए, उन्होंने इसको ढूंढ निकाला और फिर उसको बाय किया, जो अभी तक गैर मुसद्दिका खबर आप कह लें के अंदर की जो अभी तक आ रही है ज़राए से। तो नसीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ये एक ऐसा मामला है जिसमें अब देखना ये है कि क्या इसमें से निकलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो लफ्ज़ी निश्तर हैं वो दोनों तरफ से चल रहे हैं, PTI की जानिब से भी और मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से भी। तो मुझे तो लगता है इस मामले में ये बस गुब्बारे में हवा भरने वाला सीन है, और जिस दिन ये बैलून फट जाएगा तो ये मामला भी दब जाएगा। इससे पहले भी कितने ऐसे मामला था। खैर जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं जी बेसबॉल की। 1 मिनट में ज़्यादा कैच पकड़ने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है अमेरिका में 2 लोगों ने। मतलब 1 मिनट में बेसबॉल के ज़्यादा कैचेस पकड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, और 55 कैचेस पकड़े हैं उन्होंने। इससे पहले डेविड जो रश है इनका नाम है, और इनके एक साथी हैं, उन्होंने ये मिलके रिकॉर्ड बनाया है, और इससे पहले 250 से ज़ायद गिनीज आलमी रिकॉर्ड्स ये दोनों तोड़ चुके हैं। और इनका ये कहना था, इनके साथी का भी ये कहना था कि हमने ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बॉल फेंकने की और कैच करने की, और 1 साल से ज़ायद अरसा जो है उन्होंने ये प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जो है ना उसको हासिल कर सकते हैं। और उनका ये जोड़ी का कहना था कि 1 मिनट में 55 टाइम्स इन्होंने ये कैच पकड़ा। इससे कबल जापानी एक बेसबॉल खिलाड़ी थे जिनके पास ये रिकॉर्ड था, उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो 2021 में बनाया था। 53 टाइम्स उन्होंने बेसबॉल को कैच किया था, लेकिन 55 टाइम्स इन्होंने बेसबॉल को कैच किया और उनका रिकॉर्ड तोड़ डाला। अगली खबर है जनाब, फ्लेमिश नस्ल के खरगोश दुनिया में बड़े और वजनी खरगोश जो हैं वो शुमार होते हैं। फ्लेमिश नस्ल के खरगोश दुनिया के सबसे बड़े और वजनी खरगोश माने जाते हैं। इनकी जिसामत एक कुत्ते से भी बढ़कर होती है और वजन जो है वो 10 किलो तक हो सकता है। इसके बावजूद लोग इन्हें प्यार करते हैं और वो बेहतरीन पालतू साबित होते हैं। आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं इन खरगोशों की। ये नस्ल बेल्जियम से ताल्लुक़ रखती है, जिन्हें खाल और गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पालतू खरगोशों को जानवरों के शो में ये तवज्जो का मरकज़ होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये खरगोश बेज़रर होते हैं, इंसान से उनसियत रखते हैं। अब तक इस नस्ल का सबसे बड़ा खरगोश जो है वो 22 किलोग्राम वजनी देखा गया है, जिसकी कुल लंबाई 4 फुट तक थी। इंडोनेशिया के सदर में इंडोनेशिया में भी कुछ लोगों ने इसको पाला हुआ है, जिस तरह हमने आपको बताया कि
अच्छा वैसे डिफरेंट बेल्जियम, जी जी, बेल्जियम में बेसिकली, बेल्जियम में सबसे ज्यादा ना, तो पूरी दुनिया में अब पेट्स रखने का जिस तरह शौक रिवाज है, बहुत ज्यादा है। जैसा जमीले का इंडोनेशिया में भी है, अमेरिका में भी है, डिफरेंट कंट्रीज में। और पेट्स की जब बात करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में लोग पेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। और ख्याल की जब हम बात करें तो ख्याल के साथ साथ जो है ना रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। और फिर जब इंसानों की रिस्पेक्ट का मामला होता है, और अगर ख़वातीन की स्पेसिफिकली रिस्पेक्ट की बात करें तो बहुत ज़रूरी है। और मर्द हजरात की एक ड्यूटी होती है, उनका ये फरीज़ा होना चाहिए कि उनको जो है ना ख़वातीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, और अपनी बीवी के लिए तो खास तौर पे ये फरीज़ा सर अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा आपने वो कमेंट दे दिया, सब ख़वातीन की रिस्पेक्ट करें। नहीं, बीवी की तो बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट करना, लेकिन मुझे लगता है कि सब ख़वातीन की, जितनी भी आप चाहे वर्क प्लेस पर हैं, आपके इवन आपकी मेड जो है वो भी इज़्ज़त की हकदार है। तो जब भी आप किसी खातून को देखें, इज्जत से बात करें, एहतराम से पेश आएं। और आई थिंक एक जेंटलमैन जो है उसकी पहली निशानी होती है कि वो एक औरत को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। और मैंने जो बीवी की बात की, अहलिया की बात की, वो बेसिकली मैं अगली खबर से उसकी लिंकेज कर रहा था, क्योंकि ये खबर है इंडोनेशिया के सदर की, जिनकी अहलिया फिसल कर गिर गई, लेकिन उन्होंने उनको उठाने से गुरेज किया। बिल्कुल जी। इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 ममालिक के सरबराहान का जो है वो इजलास होने वाला था। और इंडोनेशिया के सदर जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी जो बीवी हैं वो फिसल गई सीढ़ी से, और जब वो फिसली तो उन्होंने उनको पकड़ने से इनकार कर दिया। और एक मेल मेंबर ने आकर उनकी हेल्प करने की कोशिश की, जिसके बाद सदर ने उसको भी रोक दिया। तैयारे से वो उतर रही थी और उतरते वक्त उनका हाथ फिसला शायद, और वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। उससे पहले जो है वो सदर साहब ने अपनी अहलिया का हाथ जो है वो थाम रखा था, ताहम उन्होंने खातून अव्वल को जो है वो उठाने में हेल्प करने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक खातून आई जिन्होंने उनकी मदद की और उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद भी जब वो गिरी तो उनकी मदद नहीं की। और जब एक मर्द आए और उन्होंने उनकी हाथ पकड़ने की कोशिश की या मदद करने की कोशिश की, उन्होंने उनको भी मना कर दिया कि आप इनकी मदद नहीं करें। जो कि मुझे लगता है आप देख सकते हैं जब ये वाकया पेश आया, जब उनकी अहलिया बिल्कुल गिरी हैं तो और आप वो देख रहे हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं, अच्छा गिर गई है, अच्छा ओके। लेकिन जमील, आप एक मुल्क के सदर हैं और फर्स्ट लेडी आपके साथ हैं, और अगर वो गिर गई हैं तो आपका ये फर्ज बनता है, फिर वो आपकी वाइफ हैं, फिर इतने ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं। चलें आप थोड़ा प्रिटेंशियस ही हो लें, अगर आप नहीं दिल से उनको उठाना चाह रहे तो इतने लोग आपको देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, लोगों दिल उकीत वास्ते कोई कम कर गिरना चाहिए, तो लोगों के लिए आप उनको उठा देते, इतने लोग देख रहे थे। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ ये वीडियो देख के जी। अच्छा जी, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हाथी की सहाफी के साथ मस्तियां, ये वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। अक्सर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें सहाफियों के साथ रिपोर्टिंग के दौरान मज़ाहिया वाक़यात पेश आते हैं। तो ये वीडियो देखिए जनाब, इसको एंजॉय कीजिए। एक ऐसी वीडियो है जिसमें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब एक सहाफी केनिया के नैरोबी में हाथियों की देखभाल करने वाले वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के बारे में एक कहानी कवर कर रहा था, तो इसी दौरान एक हाथी पीछे से आया और उसे छेड़ने लगा। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि पीछे से आने वाला जो हाथी है अपनी सूंड से सहाफी की नाक पकड़ लेता है, जिसके बाद सहाफी दौरान रिपोर्टिंग बेसाख्ता हंसने लगता है। ये देखिए जनाब, ये पहले सर छेड़ रहा है उसके, और ये फिर ये सूंड आगे आ रही है। सच अ क्यूट वीडियो है ऐसे। अच्छा, हाथी काफी इस तरह की हरकतें, क्यूट हरकतें करते हैं। बंदर भी अक्सर ऐसी हरकतें करते हुए हम लोग देखते रहते हैं। बंदर की जो हरकतें वो तो फिर भाग जाते हैं ना, हाथी भी जाता है पास ही होता है, तो फिर उसको प्यार करने का दिल करता है। अच्छा यार, कितनी जो है ना वो क्यूट हरकत है। बिल्कुल जी। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्का की। मक्का के सहरा में चावल की काश्त दुनिया का मुनफरिद और कामयाब तजुर्बा। सऊदी अरब में समंदरी पानी से सहरा में चावल की काश्त का दुनिया का पहला ये कामयाब तजुर्बा किया गया है। और बहुत जदीद ज़राअत और इसकी टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अपना वक्त सर्व किया, और उसके बाद ये कामयाब तजुर्बा जो है वो किया। और चावलों की बहुत सारी इकसाम है, 3 इकसाम जो उन्होंने उगाई। और ये जो चावल है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो मुमासलत है वो गंदम के दाने से मिलती है, लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो दोनों की डिफरेंट है ऑफ कोर्स। और ये अपनी नौयत का पहला ऐसा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। और मुश्किल मौसमी हालात होते हैं, लेकिन फिर भी जदीद टेक्नोलॉजी के बायस इसको जो है ना वो मुमकिन बनाया गया, और सहरा जैसी जगह पर चावल की काश्त की गई है। और हैरत अंगेज बात ये है कि इस फॉर्म में आपाशी का अमल जो है वो समंदर के पानी से होता है, जो ज्यादा नमकीन समझा जाता है। और ये तजुर्बा 5 साल किया गया और हर साल फसल की कटाई भी की गई है। आप मनाजिर देख सकते हैं
ये चावल जो है ये शक्ल में गंदम से मिलता जुलता है, लेकिन खुसूसियात और निज़ाम में बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सऊदी अरब में बहुत इस पर काम हो रहा है। हमने देखा कि खास तौर पर वो जो एक सिटी बनाया जा रहा है, बिल्कुल उसको कितना इवॉल्व किया जा रहा है। अच्छा जमील, इस चावल को आप तमाम मौसमों में लगा सकते हैं, वैसे तो कोई स्पेसिफिक मौसम होता है, लेकिन इस चावल को आप ऑल ओवर द ईयर लगा सकते हैं और 3 इकसाम के चावल होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए उसकी बिल्कुल ऐसी है, और इसकी रीज़न ये है, देखिए सहरा जो है अब सहराई जो ममालिक हैं, आप यूएई की एग्जांपल ले लें, आप सऊदी अरब की एग्जांपल ले लें, वहाँ पर खुराक, वहाँ पर लाइफ स्टॉक जो है ना वो ज़्यादा किया जाता है, काश्त और ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर इंपोर्ट कर ली जाती हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह कल ही हमने आपको बताया कि पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर गई है, बिल्कुल, तो 8 अरब लोगों ने खाना भी तो है ना, तो हर मुल्क जो है वो अपने अपने जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि खुराक उगाई जाए, एग्रीकल्चर की तरफ और एग्रीकल्चर की तरफ आए। और हमने देखा कि सऊदी अरब में इस तरह के बहुत से और भी प्लान्स हो रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन में बहुत काम हो रहा है। अब जिस तरह ये चावल की खबर है, ये तो बाकायदा 5 साल बाद उनको इसमें कामयाबी मिली, बिल्कुल। और फिर जो शहर एक आबाद करने जा रहे हैं, जो दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क होगा जो पोल्यूशन फ्री शहर होगा। वहाँ पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होंगी और जदीद टेक्नोलॉजी होगी। ये भी हमने खबर चाहते हैं और कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो टूरिस्ट आएंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस जगह को देखने। अभी लेते हैं एक ब्रेक, 10 बजे की हेडलाइंस देखें, आप फिर वापस आए, फिर मजीद बातें करेंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब हमें एक बहुत ख़ास मेहमान ने ज्वाइन किया है जिनका नाम है सादिया गर्देजी। शी इज़ को फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट दास्तान, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सादिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, चाइल्ड ऑफ एम्पायर, जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम का हिस्सा बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अच्छा गर्देजी साहिबा ने इससे पहले भी बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और बहुत उनको पजीराई भी मिली, तो ये चाइल्ड ऑफ एम्पायर क्या प्रोजेक्ट है? जी, चाइल्ड ऑफ एम्पायर कहानी है 2 पार्टीशन माइग्रेंट्स की जो 1947 में अपने घरों से बिछड़ गए। अच्छा। तो ये कहानी आपको एक जर्नी पे ले जाती है जहाँ आप एक एनवायरनमेंट में 3D एनिमेशन के साथ हम आपको इनकी माइग्रेशन, इनकी हिजरत किस तरह हुई वो हम दिखाएंगे। एक आर्टिस्टिक तरीके से कहानी है उनकी जहाँ ये दो पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा। और पॉइंट ये है कि हमारी जो तहजीब है, हमारी जो माजी है, हम उसको याद करें और एक अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से उसको डिस्प्ले करें। जबरदस्त। अच्छा सादिया, मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने कितनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं? अभी तक प्रोजेक्ट दास्तान के साथ 4 शॉर्ट फिल्म्स बनी हैं। ये 3D एनिमेटेड है, तो इसको VR ग्लासेस, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, अच्छा इसको VR ग्लासेस से देखा जाएगा। जबरदस्त। बट हमारी और भी 2D एनिमेशंस भी हैं टू एजुकेट पीपल अबाउट। जी। अच्छा सादिया, आपने प्रोजेक्ट दास्तान का जिक्र किया, आप उसकी को फाउंडर भी हैं, थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट दास्तान के बारे में भी बताइए। इसको किस तरह से शुरू किया, किस तरह से ये सारा? जी, प्रोजेक्ट दास्तान बेसिकली स्टोरी टेलिंग के थ्रू, कहानियों के थ्रू हमारी माजी की बात करता है। तो अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, एक अमन पसंद प्रोजेक्ट है। और हम शुरू हुए थे पार्टीशन के जो सर्वाइवर्स आज तक जिंदा हैं उनको, उनके घरों, उनकी बिछड़े हुए मेमोरीज से किस तरह हम जोड़ सकते हैं। अच्छा। तो वर्चुअल रियलिटी एक तरीका था कि आप एक नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको वापस अपना घर दिखा सकें। अच्छा। तो ये शुरुआत इसकी इस तरह हुई, हमने कोई 13 हमारे पार्टिसिपेंट्स थे इंडिया पाकिस्तान दोनों से, जिनको हमने वर्चुअली अपने घर में वापस खड़ा किया, उनके शहर में, उनके स्कूल में, गुरुद्वारा, मस्जिद, जो भी उन्होंने हमें बताया। 75 इयर्स के बाद तो फिर हमने इसके बारे में पब्लिक एजुकेशन के लिए फिर ये फिल्म बनाई। अच्छा, जो पार्टीशन का जो मामला है ये बड़ा उदास कर देने वाला मामला है, और अगर ये कहा जाए कि दुनिया का एक सबसे बड़ा जबरी नकल मकानी का जो है ना वो था, जिसमें हिजरत और सारा यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के, तो इसमें जब ये हम देखेंगे इंशाल्लाह, जब इसको हम एंजॉय करेंगे, तो इसमें क्या उदासी का एलिमेंट है या हैप्पी मोमेंट्स हैं कि वो शेयर कर रहे हैं? और हैप्पी मोमेंट्स भी हैं, क्योंकि हम ये याद कर सकते हैं कि इनके बचपन में इनकी जो भाईचारा था, जो मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए, उसके बारे में भी बात की जाती है। लेकिन
ये है एक उदास एक्सपीरियंस, इसमें ट्रॉमा और लॉस इन्वॉल्व है। अच्छा। और उसकी रिकग्निशन मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी है कि हम याद करें कि हमारी आज़ादी कितनी कुर्बानी से हमें मिली। सही। और क्या बातें हो रही हैं इसमें? इसमें दो दोस्त हैं जो बिछड़ गए और एक जर्नी पे हैं और एक दूसरे के मुल्क चले गए, एक इंडिया से पाकिस्तान, एक पाकिस्तान से इंडिया। तो एक इसमें वो है उदासी का एलिमेंट भी है, लेकिन एक एजुकेशन भी है कि जो पार्टीशन जिस तरह हुई वो उसमें जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी उसकी वजूहात ब्रिटिश एम्पायर का हाथ इसमें, उन्होंने कितनी जल्दी ये पार्टीशन की उसकी हिस्ट्री में बेस्ड है कि काफ़ी हद तक जो ब्लेम था वो एम्पायर के भी हाथ में था, जिन्होंने बस लोगों को छोड़ दिया और लोगों के घर जल गए, कत्ल गारत हुई। तो शायद इतनी कत्ल गारत और इतनी उदासी की, इतनी लॉस की ज़रूरत नहीं थी। जी। अच्छा सादिया, ये शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले कितना आपने इसमें टाइम जो है ना अपना इन्वेस्ट किया, कितनी रिसर्च की और कितना टाइम लगा इसको बनाने से पहले? तकरीबन 3 से 4 साल ओके। क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने एक रेडी प्रोडक्ट के लिए। फिल्म ने प्रीमियर किया सनडांस फिल्म फेस्टिवल में, एक अवार्ड भी जीते हैं हम जर्मनी में। तो इंशाल्लाह हम ये ग्लोबल स्टेज पे इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। सही। सही। आप मजीद क्या प्लान्स हैं आपके? मजीद हमारे प्लान्स हैं कि हम पाकिस्तान में दिखाएं, तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने हमें होस्ट किया है, वहाँ एक परमानेंट एग्जिबिट लगेगा हमारा। कराची जा रहे हैं दिसंबर में, सो विल डिस्प्ले इन कराची। उसके बाद इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में भी ये फिल्म म्यूजियम्स में, पब्लिक वेन्यूज में। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सादिया, मुझे ये बताइए कि लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है? सबसे पहले इसको प्रॉब्ली यूके में 2021 में रिलीज किया गया, तो लोगों का क्या फीडबैक था? ये 75th एनिवर्सरी में हमने रिलीज की दिस ईयर जी। तो रिस्पांस हमें बहुत ही अच्छा आया है, एक इमोशनल रिस्पांस आया है, क्योंकि इमोशनल फिल्म है। स्पेशली अगर आपके दादा या पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी जनरेशन है उन्होंने अगर हिजरत की, बिल्कुल, तो वो जो यंगर जनरेशन, उनका बड़ा एक इमोशनल रिस्पांस होता है, एक री एजुकेशन है लोगों के लिए कि अच्छा ये किस तरह हुआ, ये क्यों हुआ। तो वेरी गुड रिस्पांस है। हम होप कर रहे हैं कि अब लाहौर में भी हमें एक अच्छा रिस्पांस। बिल्कुल सही। अच्छा, शॉर्ट फिल्म्स पाकिस्तान में बहुत लोगों का शौक है, लेकिन आप कह लें कि या तो उनको इतनी पजीराई नहीं मिलती या फिर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और आपके तो माशाल्लाह ये वाला प्रोजेक्ट भी और इससे पहले भी उसको बहुत पजीराई मिली, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिली। Exactly. आपको काम करने के दौरान आपके साथ बहुत से बच्चे भी अटैच होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी होंगे, कितना पोटेंशियल देखती हैं आप शॉर्ट फिल्म्स में? कितना हम आगे जा सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग है। और आई थिंक हमारी जो कुछ कहानियाँ, जिस तरह ये पार्टीशन की कहानी एक ग्लोबल कहानी है। बहुत से मुल्क हैं जिनकी पार्टीशंस हुई हैं, बहुत से मुल्क हैं जो अपार्थाइड में रहे, बहुत से मुल्क हैं जो कॉलोनाइज हुए, जिनकी कंटिन्यूइंग जनरेशंस, नस्लें एक्सपीरियंस करती रहीं कि वो जो लॉस था वो किस तरह। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की कहानियाँ और हमारे लोगों की कहानियाँ ग्लोबल लेवल पे भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। और मेरी आई थिंक इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की कहानियाँ ग्लोबली नज़र आएँ, ताकि लोग हमें समझ सकें। हम बड़े मिसअंडरस्टूड लोग हैं ग्लोबली, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबली एक इमेज आए और एक क्रिटिकल इमेज भी आए कि हम भी सोचते हैं अपनी तहजीब के बारे में, अपने माजी के बारे में। अच्छा सादिया, आपने कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स पे फिल्म्स बनने की ज़रूरत है और हम बड़े मिसअंडरस्टूड से लोग हैं। आप क्या समझती हैं कि किन सब्जेक्ट्स पर, किन टॉपिक्स पर फिल्म्स को बनाना चाहिए, और आप क्या देखती हैं कि फ्यूचर में आप किन टॉपिक्स पर, किन सब्जेक्ट्स पर फिल्म्स बनाएंगे? भाई मेरा तो वो वास्ता भी पार्टीशन के सब्जेक्ट से है और साउथ एशियन हिस्ट्री से है जी। तो मेरा फोकस वहाँ है। मेरा स्पेशली इंटरेस्ट है औरतों की कहानियों पे। अच्छा। एक हमारी फिल्म है जो नॉट चाइल्ड ऑफ एम्पायर, बट एक और फिल्म है जो कि देखती है कि पार्टीशन में औरतों के साथ क्या हुआ, उनकी क्या हिस्ट्री है। तो इस तरह के जो वनरेबल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, आई थिंक उनकी कहानियाँ भी आगे आनी चाहिए। हमारा काफ़ी इंटरेस्ट है कि वो कहानियाँ हम सामने लाएं जो भी सुनी नहीं लोगों ने। सही। और इन कहानियों में बेसिकली मैसेज क्या दे रही हैं आप? हमारा बहुत बड़ा मैसेज है एम्पैथी का, भाईचारे का, पीस का, कि हम ये कहानियाँ सुन के क्या दूसरे का नज़रिया समझ सकते हैं, हम दूसरे के तासुरात, उनके इमोशंस किस तरह समझते हैं, चाहे हम उनसे अग्री करें या ना। रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है इसमें? जी, क्योंकि पार्टीशन में कम्यूनल वायलेंस हुई, मुस्लिम हिंदू सिख लड़ाई हुई,
तो इसमें आ जाता है एक उस तरह से कि ये किस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको फिर जब इतने सीरियस टॉपिक हो तो फिर बात करनी पड़ती है तो एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जो है वो आपकी इस गुफ्तगू से मेरे जहन में जो एक सवाल आ रहा है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है बेसिकली, आपको क्या लगता है कि वो टाइम जब सिख, हिंदू, मुस्लिम सब इकट्ठे रहते थे और बड़े खुश रहते थे और एक दूसरे की शादियों में जाते थे और खाना बांट कर खाते थे और बड़ा प्यार मोहब्बत और भाईचारा था, अचानक क्या हो गया कि ये लड़ाई शुरू हो गई? अचानक ये हुआ कि काफ़ी इंटरनल डिवाइड्स क्रिएट की, आपके ब्रिटिश एम्पायर ने भी क्रिएट की, जो कि 200 साल से कर रहे थे। तो ये मामला कोई 200-300 साल से चल रहा है कि ये कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे से तंग आई, लड़ी। दूसरी बात ये कि डिफरेंसेस हर सोसाइटी में एग्जिस्ट होते हैं, आपने उनके बावजूद जीना है इकट्ठे। तो क्या हम आज इंडिया पाकिस्तान बन गया, हम खुश हैं कि हमारा मुल्क एग्जिस्ट करता है, उसकी भी एक पूरी लॉजिक है, लेकिन हमें इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सारा वक्त एक जंगजू एटीट्यूड करना है। हम पहचान सकते हैं लोगों के क्या क्या फ़र्क है, बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं हम लड़के रहें, हम इकट्ठे भी रहते। ठीक हो गया। अच्छा सादिया, जब आपने ये शॉर्ट फिल्म्स बनाई और स्पेसिफिकली मैं इस फिल्म की बात करूँगी, क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आई थिंक एक बड़ी मुश्किलात थी कि हमारे जो पार्टीशन विटनेसेस हैं उनकी उम्र अब ऐसी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हम वो जनरेशन लूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हमें ये कहानी हम कहाँ से ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट हैंड ढूंढ सकते हैं कि नहीं। तो हमें ये एक मुश्किलात थी कि कोविड में भी हम फिर लोगों के घर नहीं जा सकते, तो उनकी कहानियाँ सुनने, उनके इंटरव्यू करने। एग्जैक्टली। तो हमें ये फील्ड वर्क में काफ़ी मुश्किलात हुई। उसके अलावा जनरली आई थिंक फॉर यंग फिल्म मेकर्स फंड्स कहाँ से आएंगे, पब्लिसिटी कैसी होगी, ये फिर आपके वो एवरीडे मसला है जो आपने कॉन्स्टेंटली लॉजिस्टिकली सोचना है। बिल्कुल सही। अच्छा सादिया पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट भी हैं, इस शौक के बारे में भी बताइए। अभी तक किस किस के आपने कार्टून्स बनाए और सबसे ज्यादा पजीराई किसके कार्टून बनाने में मिली? ये मेरा शौक भी है, मेरा जॉब भी है। मैं नेशन के साथ हूँ उस वक्त, अखबार के साथ। तो मेरा एक मुश्किल फील्ड है ये, क्योंकि आपको जर्नलिज्म है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के बारे में क्या पोर्ट्रे करें, स्पेशली अगर वो एक विजुअल है। विजुअल तो हर किसी को समझ आ जाता है फ़ौरन। बस डिपेंड करता है कि कौन पावर में है, फिर उसका कैरिकेचर बनाना उसमें भी मज़ा आता है। कुछ ऑब्वियसली टॉपिक्स हैं जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, फिर आपको बड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ता है कि इसकी बात किस तरह की जाए ताकि कोई ऑफेंड ना हो या उन सामने आ जाए टॉपिक। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। कितने कार्टून्स आपके जो है वो रिजेक्ट किए गए आपके इंस्टीट्यूशन की जानिब से कि नहीं ये नहीं छप सकता? मैं ये कोई 7 साल से बना रही हूँ, तो अब मुझे समझ आ गई है कि क्या चाहिए, हाँ, कि क्या नहीं करना। तो मैंने लर्न कर लिया है कि मैं बाउंड्रीज ना टेस्ट करूं अपने। अच्छा सादिया, आप पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हो, मुझे ये बताओ कि किस पॉलिटिकल पर्सनालिटी का कार्टून बनाना बहुत मुश्किल है? मुश्किलात कई किस्म की हो सकती हैं, कुछ आपके वो होते हैं स्पेशल फीचर्स कुछ ऐसे हो कि उसको बनाना बहुत मुश्किल हो। आप जो पूछना चाह रही हैं वो डायरेक्टली नहीं, मैं आपको बताती हूँ आसान कौन है। आसान कौन है? जी नवाज शरीफ हैज ऑलवेज बीन वेरी इजी टू ड्रॉ। ओके। इमरान खान एज वेल, इनकी पर्सनालिटीज हैं जिनमें आप बड़े इजीली इनको बना सकते हो, इनके बाल या इनकी एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। मैं बड़ी केयरफुल होती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फीमेल पॉलिटिशियन को बना रही हूँ, क्योंकि फीमेल इतना स्मॉल ग्रुप है हमारे पॉलिटिक्स में कि आपको एक लाइन पे रहना पड़ता है कि ये ऑफेंसिव तो नहीं है इनका कैरिकेचर, उनको रिस्पेक्ट भी दी जाए, बट इशू पे बात उनके फीचर्स पे बात ना हो। तो ये इस तरह की आपको फिर सोचना पड़ता है कि कौन कहाँ से आया और फिर किस तरह आपने उनके बारे में जोक करना है। अच्छा, कार्टून्स के जरिए मैसेज देना, पैगाम देना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। अच्छा, और फिर ख़ास तौर पे शॉर्ट फिल्म्स में आ जाना, ये इसको भी मैं कहूँगा बहुत क्रिएटिव माइंड्स ही ये कर सकते हैं। सादिया, आपको लगता है कि जिस तरह पार्टीशन की बात और वो लोग जो बहुत पीसफुली और हार्मनी में रहते थे, अचानक से लड़ाई और जिस तरह आपने कहा कि इंजेक्ट की गई ये सारी चीज़ें, आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान जो है, जिससे भी आप बात कर लें, आपको कभी भी प्यार मोहब्बत इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि जो आप एक कोशिश कर रही हैं और
मज़ीद आपके साथी जो हैं इन शॉर्ट फिल्म्स में और पीस पे बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा चेंज ले आएंगे? हम देखिए, हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, हम एक छोटा सा पीस बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन हम चाह रहे हैं हम जो ग्रास रूट्स की जो लोगों की कहानी है उनके थ्रू हम कोई डायलॉग क्रिएट कर सकें। इंडिया पाकिस्तान के बीच में लोगों के बीच में कुछ बहुत गलत फहमियाँ हैं, वहाँ के लोगों को इतना हेट समझा चुके हैं वो कि उनके हमारे बारे में एक बड़े अजीब विजन है कि ये कौन लोग हैं। बिल्कुल। और फिर उनको जब आप मिलते हैं कहीं बाहर के मुल्क में तो उनके लिए एक नई चीज़ होती है कि अच्छा आप नॉर्मल हैं, आप भी इंसान हैं। हाँ जी। तो वो जो इंसानियत है उसको सामने लाना है, क्योंकि इख्तिलाफ तो रहेंगे। तो क्या हम उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते? क्या एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, एग्जैक्टली इन चीज़ों पे कोलैबोरेशंस, इन चीज़ों पे बैंड्स वगैरह, मेरे ख्याल में ये फिर हमें एक दूसरे से दूर रख रहा है और फिर छुपा रहा है कि हम असल में कौन हैं और हम इतने बुरे नहीं हैं एक दूसरे। मैं एग्जैक्टली इसी तरफ आना चाह रहा था। आप देखें कि वो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज की आप बात कर लें, इतने मल्टी कल्चरल हैं और पूरी दुनिया से और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी भरपूर ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं जी, बिल्कुल। और आबादी के लिहाज से वो एक साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने जा रहा है और वो हमारा हमसाया है। जी, आपकी ये वाली बात कि कल्चरली हम बिल्कुल सेम हैं और हम आज भी बहुत सी ऐसे रवाज हैं, रिवायात हैं जो हम वहीं से लेकर आए और इकट्ठे हम उसको सेलिब्रेट भी करते रहा। आपको नहीं लगता कि हमें भी जो है अब थोड़ा मल्टी कल्चरल और चेंज इस तरफ आ जाना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ये जो जनरेशन अभी चल रही है ये इस चीज़ को समझेगी? मेरे ख्याल में ज़रूर समझेगी, अगर उनको स्पेस दी जाए, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए तो ज़रूर समझेगी। मेरे ख्याल में बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने की, बॉर्डर जो है वो कहीं नहीं जा रहे। देखें जी, यूरोप में भी बहुत जंगें हुई, ठीक है, और आज उनके इकोनॉमीज़ देखिए, उनकी एक दूसरे में हमें इंटरेक्शन और डिपेंडेंसी देखें। बिल्कुल। तो मुल्क हमारे कहीं नहीं जा रहे और हमें इस बात पे इत्मीनान रखना है कि हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है एंड हमारा जो है नज़रिया वो इम्पॉर्टेंट नज़रिया है। अब क्या हम किसी और से बात नहीं कर सकते? क्या हम उनसे दोस्ती नहीं रख सकते? क्या इंटरेक्ट? अब करतारपुर कॉरिडोर कितनी अच्छी एग्जांपल है कि वो आते हैं हर साल और कितने प्यार मोहब्बत से आते हैं और फिर पाकिस्तानी अवाम से भी इंटरेक्ट करते हैं और उस लेवल पे, इंसानों के लेवल पे कितना खलूस है। तो शायद वो एक होप की वो है ये करतारपुर जिस तरह के प्रोजेक्ट हैं। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनको इन और चीज़ें हमें इस तरह की करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सादिया, जितने भी यंग फिल्म मेकर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में आप ज़रूर ट्राई करें अपनी फिल्म्स, अपने आइडियाज़ को रियलिटी में लाने, लोगों से बात करें, आप जैसे लोगों से who can advise them as well। एक ये मुश्किल फील्ड है लेकिन ये क्रिएटिव फील्ड है, बहुत इसमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन है फॉर आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स, फॉर एनिमेटर्स एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल में ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सादिया गदीर साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आप सुनो पाकिस्तान के सेट पर आई और हमारे से आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत खूबसूरत मैसेज दिया उन्होंने कि पीस और हार्मनी और प्यार मोहब्बत से रहने में जो मज़ा है वो लड़ाई झगड़े में नहीं है, और वो भी ऐसा लड़ाई झगड़ा जिसकी ना तो कोई वजह है exactly. और ना ही उसका कोई आउटकम है सिवाय इसके कि बर्बादी और तबाही है। exactly. तो ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी बात है कि आने वाले स्टूडेंट्स भी खासतौर पर जो शॉर्ट फिल्म्स में जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस पर मज़ीद काम करें ताकि लोगों को अच्छे से समझा सकें और कोई ऐसा तरीका निकाले कि इस खित्ते के लोगों को समझ आ जाए कि पीसफुली रहने में ही तरक्की है और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं भाईचारे के साथ रहें, मिलजुल कर रहें। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत मैसेज वंस अगेन। थैंक यू सो मच सादिया फॉर जॉइनिंग अस। जी लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुशामदीद। शफ़ी मोहम्मद साहब की आज बरसी है और शफ़ी मोहम्मद साहब वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, क्योंकि बचपन की इतनी यादें हैं। पीटीवी के ड्रामास जब देखा करते थे तो शफ़ी मोहम्मद साहब जो भी किरदार निभाते थे और उनकी आवाज़
और उस करैक्टर को वो जो निभाते थे वो जनाब आज भी उनकी यादें ताज़ा होती हैं जब वो रील्स को देखा जाता है। तो शफी मोहम्मद साहब की मिसेस जो है वो हमारे साथ हैं। और बतूल आपा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शफी मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पर बात करेंगे और कुछ यादगार लम्हात हम चाहेंगे आप हमारे साथ शेयर करें। बतूल आपा, शफी साहब बहुत बड़े कौमी अदाकार थे और बतौर एक्टर तो हम उन्हें जानते ही हैं। आप ये बताइए कि बतौर शौहर वो कैसे थे? बिल्कुल वैसे जैसे अभी आज के आपको क्लिप्स मिले, यकीनन उसमें यही दिखाया गया कि पहली जिंदगी में भी इतने सिंसियर थे, उनको अपने बच्चे प्यारे, औरत की इज्जत, बीवी की अजमत, बहुत अच्छी और बहुत कम बोलते थे, बहुत एक इंसान थे, इंसानियत की सारी क्वालिटीज। बस मैं यही मुझे याद पड़ता कि मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत रही और उनके जाने के बाद बहुत बड़ी सपोर्ट रही। जी बतूल आपा, कोई यादगार वाकया शेयर कीजिए हमारे साथ शफी साहब का। किस मुझे अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में कर सकें, किस किस्म का वाकया आपने कहा? कोई खुशगवार वाकया। जी खुशगवार तो मतलब हमने मिलके बहुत लाइफ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह आपको पता है छोटे थे और इसमें हमने काफी कोशिश स्ट्रगल लाइफ में की है जिंदगी को बेहतर कर सके। बहुत सी यादें हैं, हर दिन कोई ना कोई याद बनती थी। बस ये है कि मुझे ये याद आता है कि सिर्फ मुल्क में तो यकीनन मुझे शायद इतना भी अंदाजा नहीं था। जब मैंने उनके जाने के बाद जब मैं जा रही थी फ्यूनरल के लिए, तो जो मैंने लोग देखे थे सड़कों पे और उनके सोयम वाले दिन, उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि कितनी दुनिया उनके पीछे उनसे मोहब्बत करने वाली। बिल्कुल। और इसी का मुझे एक बहुत अच्छा वाकया याद आता है। हम लंदन में थे और कुछ लोगों ने हमें ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे पहचान लिया और यकीन जाने हम बस में सवार हो गए और यंग लड़के जैसे स्टूडेंट्स या वहाँ के रहने वाले भी, क्योंकि उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है कि बच्चे यहाँ पैदा हुए और बड़े हुए, वो यकीन करें कि बस के पीछे भाग रहे। और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इस लेवल की मोहब्बत अल्लाह ने उनके लिए लोगों के दिलों में डाली और बहुत दुनिया प्यार करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और बाकी जहाँ तक कि बहुत घूमने फिरने का ताल्लुक है, हम दोनों काम करते थे, इसलिए इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि हम बहुत ज्यादा हमने एंजॉयमेंट में इस तरह से नहीं गुजारा। लेकिन सारी जिंदगी अच्छी घर पे हमारी बहुत अच्छी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बतूल आपा, शफी साहब ने फिल्मों में भी काम किया और ड्रामों में अपने अदाकारी के जौहर दिखाया, अपना लोहा मनवाया। उनका अपना सबसे पसंदीदा ड्रामा कौन सा होता था? मैं आपको ये बात बताऊं कि जब उन्होंने चांद ग्रहण किया था, तो आपको पता है कि वो वाकई में आज मिसालें दी जाती हैं कि सड़कें सूनी हो जाती, इसमें कोई शक। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे आके कहा कि क्योंकि वो एट अ टाइम वन प्ले करते थे, वो कभी भी ज्यादा ड्रामों में इंडल्ज नहीं होते थे, तो आके कहा कि मैं आज एक ड्रामा साइन करके आया हूँ कि मेरा चांद ग्रहण से वो जरा
थोड़े से वहमी भी हो जाते थे, नजर और नजरे बद में बिलीव करते थे, तो कहने लगे इसकी चांद रहन का मैं तासुर हो जाए, नजर पट्टू में कर दिया। आई रिमेम्बर एग्जैक्ट वर्ड। ओके। तो आज साइन करके आए, और आपको पता है कि आज को जो शोहरत मिली, और उन्हें खुद भी वो फिर इतना पसंद था जी। शगुफ्ता एजाज साहिबा ने बड़े दिल से उनके साथ ये रोल प्ले किया, और उस नहज पे ये ड्रामा पहुंचा कि मैं आज सोचती हूँ तो वाकई में शायद चांद रहन भी वो जगह ना ले पाया हो जो आँच ने ली, क्योंकि वो एक आम माशरे का मसाइल उसमें बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सही कह रही हैं बतूल आप। अच्छा बतूल आप ये बताइए कि बच्चों में से भी किसी ने शफी साहब की जगह ली, किसी को एक्टिंग का शौक हो? एक्टिंग का शौक तो मेरे ख्याल में इनके अंदर जरूर उठता है जी। और मुझे महसूस होता है, लेकिन शफी ने एक बात मुझसे कही थी, हालांकि वो बहुत इमेच्योर और मैं शायद खफा भी हो गई होंगी। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे कभी ना आए स्क्रीन के साथ। अच्छा। इस तरह से यानी एक्टिंग फील्ड में, उस पे मैंने बहुत रेजिस्ट किया, खास तौर पे जब छोटे थे मेरे 2 बच्चे, तो इनको एज अ चाइल्ड एक्टर इकबाल अंसारी साहब और नजम साहब ने अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, उन्होंने कास्ट किया था। और वो उसके अलावा ये है कि उस चीज को मैंने रेजिस्ट किया, बच्चों ने भी बहुत ही फरमाबरदारी से इस चीज को निभाया, जबकि उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। मेरी 2 बेटियां 5, 11 एंड 6 हैं, उनको मॉडलिंग की बहुत ऑफर्स आई। अच्छा। लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत से जी। उन ऑफर्स को मना किया, और बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री में उन खातून, वो खुद तशरीफ लाई मेरे पास कि मैंने आपकी बेटी को देख के ये पे लिख पाया, इसको इजाजत दीजिए। अच्छा। मैंने बहुत ही मुअत्तबाना उनसे माजरत की कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे कानों में वो शफी के अल्फाज गूंजते हैं, और मेरी खास तौर पे बेटियों ने कॉम्प्रोमाइज किया बहुत। आपको पता है जॉब्स ढूंढना और सब चीज काफी बिल्कुल मुश्किल चीज है, मगर वो अपने हुदूद के अंदर ही आज तक जॉब्स करती, सब काम करती, लेकिन लिमिटेशंस को फॉलो। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा बतूल आप बताइएगा कि आखिरी दिनों में शफी साहब बीमार थे, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की तरफ से कोई सपोर्ट मिली आपको, और बाद में बहुत से प्रॉमिसेस भी किए गए आपके साथ, क्या वो पूरे हुए? बेटा नॉट एग्जैक्टली, आई नॉट से कि भाई ऐसा हुआ। मैंने जाती तौर पे भी कोशिश की थी, शफी तो बीमार थे, और मुझे आज तक याद है मैं मेरा ताल्लुक तदरीस से रहा, और मैं जिस इदारे के साथ काम करती थी, मेरी और मेरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस थी, और शफी को आखिर में कैटरेक्ट डिटेक्ट हुआ, और मेरे स्कूल के ताउन से उसका ऑपरेशन हुआ, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उस इदारे की कि बड़ा ही फाल उनका इंश्योरेंस सिस्टम था, जबकि उन्होंने उस वक्त के गवर्नर साहब से भी खत भेजा था कि मेरे साथ ताउन करें मेरे इस मेडिकल इशू के साथ, और वो नहीं हो सका। फिर माशाल्लाह हुआ बहुत कामयाब ऑपरेशन, बट ही had to live for 2 weeks after that operation। हाँ, लिवर तो आपको पता है कि उनका था ही प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने उसका इलाज नहीं हो सका, बल्कि हम नहीं कर पाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं ये बात बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँगी कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सके उनका इलाज। एक मरतबा मैंने कुछ कोशिश करके उनको जिन्ना हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया था। अच्छा। और वहाँ उनके कुछ टेस्ट हुए वगैरह, ही वाज देयर फॉर अ वीक, आई थिंक ओवर अ वीक,
ओके। मगर एक मुकम्मल जैसे इलाज होता है वैसा नहीं। बाकी उनके बाद भी मैंने कोशिश जारी रखी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेक्रेटरी डिफेंस से भी मिलने की कोशिश की अपने बच्चों की एजुकेशन, मगर हो नहीं सका। और माशाल्लाह मैं मैनेज कर पाई। मेरा बेटा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएट किया उन्होंने, वहाँ वो में है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट में है। अल्लाह का शुक्र। बाकी बेटियों ने यही दो जारी रखी और कुछ न कुछ पढ़ने में कामयाब। जी जी, बस यही छोटी सी कहानी है। नहीं हो सका, यानी गवर्नमेंट ने नहीं एज सच अप्रोच किया, और जो मैंने अप्रोच किया वो कामयाब। वो उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। बतूल आपा, अभी आपकी क्या मसरूफियात होती हैं और बच्चों की क्या मसरूफियात होती हैं? बेटे, मैं मुंसलिक की जो हमारे बहुत ही बड़ा एजुकेशनल सिस्टम, मेरा ताल्लुक बीकन हाउस स्कूलिंग सिस्टम से रहा। मैंने वहाँ 26 साल अपनी जॉब के मुकम्मल किए। नाउ आई एम अ रिटायर्ड पर्सन और मैं घर पे हूँ। बच्चियाँ जी जो हैं वो जॉब्स करती हैं, प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है जी। एक बेटी मेरी एक टीवी चैनल से मुंसलिक है। जी बतूल, है जी बतूल आपा, आपने रिक्वेस्ट की थी कि उनके नाम पर कोई मॉन्यूमेंट या कोई ऐसी चीज बनाई जाए, क्या वो मुतालबा पूरा किया? मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी जी। मैं जब उनका वो अवार्ड देने गई थी, ओके, उनकी इंतकाल के बाद पॉस्टमस उनको मिला था, ओके। तो तब मुझे बताया गया था कि बहुत जल्द उनके नाम पे कोई ब्रिज या सड़क या व्हाटएवर जो बनाते हैं इस तरह से बनाई जाएगी। लेकिन ना वो बनी, ना मैंने दोबारा कोशिश की उनको रिमाइंड कराने की। गवर्नमेंट में रिमाइंडर्स और फिर अवाम के कोई हैसियत, इस वजह से मैंने कोशिश भी नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा बतूल आप थोड़ा बताएंगे आपके साथ प्रॉमिसेस क्या क्या किए गए थे? आपने बताया जिस तरह के कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, क्या क्या? जी, मेरे कहने से मेरे के बहुत ही करीबी कभी के दोस्त, अहबाब, प्रोड्यूसर्स, उन्होंने शायद मूव किया था पीटीवी से भी। और जो इदारा है, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, जो कि फाइनेंशियल हेल्प ऑन परमानेंट बेसिस प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज को, उनसे भी एप्लीकेशन मैंने मूव की थी। ठीक है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप जॉब करती हैं इसलिए हम आपको उस कैटेगरी में नहीं आप कॉल करें। अच्छा। और पीटीवी ने कहा कि आप एक दरखास्त दीजिए तो फिर हम आपके लिए ये मूव करेंगे। मैंने कहा पीटीवी तो शफी की माँ का दर्जा रखती है, मैं अगर किसी को अप्लाई करके कुछ हेल्प सीख करूं तो मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या जो बड़े बड़े बहुत उनको लोग अच्छे नामों से याद करें ना करें, लेकिन मैं जाती तौर पे जानती हूँ कि बेवाओं, यतीमों और जरूरतमंदों की बहुत बड़े लेवल पे ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं। तो मैंने कहा अगर मुझे मांगना ही है, भीख मांगना है, तो मैं किसी और बड़े आदमी से क्यों ना मांगूं। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं घर के अंदर ही जैसे भी हो गुजारा करने की कोशिश करूँ। बड़ी अल्लाह का एहसान है, 15 साल गुजर गए, मैंने बड़ी बाइज्जत जिंदगी अपने हुदूद के अंदर बसर की, और मुझे कोई आज किसी से भी कोई शिकवा नहीं, निज़ाम ही ऐसा। हाँ जी, उससे क्या दुरुस्त कहा आपने।
बिल्कुल सही कहा आपने बतूल आपा, आपकी सेहत के लिए ढेरों दुआएं और बहुत शुक्रिया। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और शफी साहब की यादें ताज़ा करके तो दिल बाग बाग हो गया। एक बार बचपन की यादें जो ताज़ा हुई है और उदासी का एक एलिमेंट है, लेकिन इतने बड़े फनकार और इतना उन्होंने काम किया, इंडस्ट्री को इतना दिया उन्होंने, और बहुत शुक्रिया बतूल आपा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। और अब जमील आपका जो है ना, अब वक्त हुआ चाहता है हमारे का सेगमेंट क्या आप जानते हैं का। तो क्या आप जानते हैं कि जो आज के सवाल है आपने गौर से सुनने हैं, और अगर आपको उसका जवाब आता है तो आपने हमें जरूर बताना है थ्रू सोशल मीडिया। और अभी सबसे पहले तो मैं हिना से पूछता हूँ सवाल। मैं आपसे पूछती हूँ, पहले आपने पूछना है। It's my turn today, yes. ये ले आपकी बूटी। Okay, so here you go. वो कौन सी चीज है जिसके 13 दिल हैं लेकिन वो जिंदा नहीं है? 13 मतलब 13। उसके 13 दिल हैं बट वो जिंदा नहीं है। वाह वाह वाह। 13 दिल हैं और वो जिंदा नहीं है। या प्रोड्यूसर साहब, यू नॉट सपोज टू टेल हिम, प्लीज आपने आज इसको बूटी नहीं देनी। अभी ब्रेक में भी मैं यही सोच रहा हूँ। अच्छा लिखा, जवाब भी नहीं लिखा हुआ ना? जवाब नहीं लिखा हुआ। इंटरेस्टिंग चीज ही आज ही है दोनों को। ऐसी कौन सी चीज है जिसके 13 दिल हैं? प्लीज बता दें प्रोड्यूसर साहब, मुझे बता दें। जिसके 13 दिल हैं और वो जिंदा नहीं है। लेकिन वो जिंदा ही नहीं है। गेस करो जरा जमील, आज मेरा रोज इम्तिहान लेते हैं। सिर्फ 13 दिल है। सिर्फ क्या मतलब? हाँ वो मुझे याद आ गया, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, याद आ गया मुझे। नहीं, मुझे ये गूगल तो नहीं कर लिया? पहले ये बताओ, बूटी में तो तुम बहुत तेज हो। इन सवालों का गूगल भी जवाब नहीं है। नहीं है। सर्च करो तो आ जाता है। बिल्कुल नहीं है, आप गूगल करके देख ले। अच्छा चले जवाब बताएं ना। मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके 13 दिल हैं और वो जिंदा नहीं है। वो जिंदा नहीं है। अच्छा, वो जिंदा नहीं है। यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि 13 दिल हैं, 13 हार्ट्स हैं, बट वो जिंदा नहीं है। 13 दिल, 13 दिल है, वो जिंदा नहीं है। बहुत ही फिलोसॉफिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। 13 दिल है नहीं, 13 दिल है। 13 प्रोड्यूसर साहब प्लीज बता दें मुझे। टाइम कम है, बता दें, देख लेना, कान में बता दें। घड़ी पे भी आपने नजर रखनी है। आओ, जमील ने भी सुन लिया। 13 दिल हैं। क्या बता दिया? नहीं, ये कोई जानदार चीज है। वेल नो थैंक यू प्रोड्यूसर साहब, आपने मुझे जवाब बता दिया। नहीं बताए ना, जिंदा चीज नहीं है ऑफ कोर्स। अच्छा देखो, जिंदा नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्ट है। आपने कहा कि वो जिंदा नहीं है, इससे क्या मुराद है? क्या वो कभी भी जिंदा नहीं हुई? I'll give you a hint. Paper. It's something made up of paper. अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैं सोचूं शायद कोई जिंदा चीज थी जिसके 13 दिल थे और अब वो जिंदा नहीं है। सवाल सही से पूछा करो ना, आप सवाल अभी मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया। पेपर, आपने पेपर दिया, मैं पहुंच गया हूँ। कागज। आप ताश के पत्ते खोलें और उसमें जो 13 दिल के पत्ते हैं, हार्ट के, वो पकड़े हाथ में। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। पेपर से तो मैं फौरन पहुंच गया हूँ। जमीन माशाल्लाह। लेकिन हिंट भी देखो ना, मैंने कितनी बड़ी हिंट दी। अच्छा, आपने एक तो आपने हिंट बहुत अच्छा दिया, दूसरा जब रीफ्रेज हुआ है ना ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं तब पहुंच गया था। मुझे अच्छा फील ऐसी आ रही थी शायद कोई जैसे जिंदा चीज थी और वो फिर उसके 13 दिल थे और फिर I am so proud of you जमील, आपने गेस कर लिया। ओके, आपकी बूटी है। ये हमारी बूटी है। बड़ा जरूरी होता है ताकि हम बातों में इधर उधर निकल जाएं। तो हमें जो है ना ये थोड़े पर्चे दिए जाते हैं कि हम जो है ना टू द पॉइंट रहे और वक्त जाया ना। वो क्या चीज है जो जमीन पर पाया जाता है लेकिन गंदा नहीं होता? जमीन पर पाया जाता है लेकिन गंदा नहीं। क्या चीज है जो जमीन पर पाया जाता है, पाई जाती है जमीन पर, गिरता है बट गंदा नहीं होता? वो क्या चीज है जो जमीन पर गिरती है? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एनिमल है, कोई फ्रूट है? जमीन पर गिरती है, किसी चीज से गंदी नहीं होती, ना पानी से ना मट्टी से, किसी चीज से वो गंदी नहीं होती। मेरे सवाल बहुत मुश्किल लिखे होते हैं, मैंने वैसे नोटिस किया है। अब हिंट दे दें। अच्छा, अब आप जवाब देना। अब जवाब देना। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आप जीनियस ज्यादा हैं, आपके मुश्किल सवाल होते हैं। मैं ये कहने लगा था अभी कि आप जीनियस ज्यादा है ना, इसलिए सवाल ज्यादा मुश्किल। ओके, गिव मी अ हिंट, अ गुड हिंट।
इंसान की अपनी चीज है वो। किसी भी पैर? नहीं नहीं, ओके। वो गिरती एक है, मिनट। वो ऊपर से कहीं से नीचे गिरती है, हाँ, लेकिन वो गंदी नहीं होती। गंदी नहीं होती और इट्स रिलेटेड टू नेचर से रिलेटेड है। नहीं आबशार का पानी, आबशार का पानी, पानी गंदा नहीं होता। आबशार का पानी जो पानी में गिर रहा होता है वो कैसे गंदा होता है? देखिए मेरी बात सुने, ऐसी चीज जो जमीन पे गिरती है लेकिन वो गंदी नहीं होती, और ये जिंदा चीजों से रिलेटेड है। इतना ऑब्जेक्ट से भी है, जिंदा से भी है, इतना बड़ा, इतना ओके। इतना बड़ा साया hint है। भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। आई थिंक इट्स आवर शैडो, ये हमारे शैडो। साया जनाब, साया आपका जो शैडो है अच्छा, वो how did I जमीन guess पर it? गिरता है, पड़ता है, लेकिन वो गंदा नहीं मैंने होता। नुसरत फतेह अली खान साहब के हिंट से इसको गैस किया कि कौन सा उनका ये अच्छा मुझे गाना ना, हो सकता अच्छा है। चूंकि आंसर मुझे भी नहीं पता था तो मेरे ज़हन में आ रहा था अच्छा नजर तो नहीं है कि नजर जमीन पे पड़ती है तो वो गंदी नहीं होती। वो तो बस सब। तो जनाब साया है इसका जवाब, ऐसी चीज जो जमीन पर पड़ती है, गिरती है, लेकिन गंदी नहीं होती, तो इसका आंसर था साया, और shadow। आपने अच्छा जवाब दिया। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। आपसे हम रोना जरूर किसी चाहूं दिन सुनेंगे, आंसू ना आए ऐसी है हम तन्हाई। चाहेंगे Well, I'm- हिना के किसी दिन जो है ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गुनगुनाएं। I would कुछ never अच्छा do that. सा। I'm not a singer. मुझे गाने नहीं आते बिल्कुल भी। नाज़रीन, गवादर सनसेट और बीच का खूबसूरत नज़ारा करवाते हैं आपको। ब्यूटीफुल, और सनसेट हो, खूबसूरत। सनराइज हो, नई जिंदगी की एक उमंग हमें नजर आती है। और सनसेट्स जो बहुत खूबसूरत होते हैं, फिर जो कलर पैलेट आसमान पर बनता है, ऑरेंजिश सा थोड़ा उसमें टिंट आता है और आसमान ही खूबसूरत नजर आता है। अच्छा, मेरे पास इतनी पिक्चर्स हैं, मैं इतनी कैप्चर करती हूँ सनसेट्स की पिक्चर्स। मैं कहीं ट्रैवल करूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से बाहर कहीं जाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि वहाँ के सनसेट्स को मैं कैप्चर करूँ। आपको सनसेट्स पसंद है? आई लव देम। सनराइज का भी एक अपना मुझे ही वो होता है। सनराइज पसंद है। वो भी तो एक नए दिन की जो है ना वो उम्मीद पहली होती है। किरणें जब फूट रही होती है ना आए खूबसूरत, सूरज की, ब्यूटीफुल, उससे जो एनर्जी, अच्छा मुझे वो क्यों पसंद है? क्यों? मुझे ऐसी एनर्जी मिलती है उससे जो किसी भी एनर्जी बूस्टर से नहीं मिलती। अच्छा वैसे यू आर वेरी राइट। और वो जो सूरज की सुबह सुबह ताज़ी किरणें होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अच्छी भी है हमारी हेल्थ के लिए। जी अच्छा जनाब, वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।